जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से हम लोग एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग केवल और केवल उसी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है धन कर। याद रखिएगा, ये एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बाकी विक्रय कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस प्रकार का कर है? तो याद रखिएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा शुल्क किसका साधन है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, सीमा शुल्क किसका साधन है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा, सीमा शुल्क जो है ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विदेश व्यापार नीति। सीमा शुल्क किसका साधन है? तो विदेश व्यापार नीति का। आगे देखिए, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा, 1929 से 34 के बीच में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसी काल में महामंदी आई थी। आगे देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो याद रखना है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे देखिए, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह कथन किसका है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, विंस्टन चर्चिल का यह कथन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु पूछे तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर बताइए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूलभूत अधिकार है, किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा, अमेरिका देश के संविधान से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में कितने मूलभूत अधिकार है? तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में टोटल 6 मूलभूत अधिकार है। पहले कितने थे? तो याद रखिएगा, पहले
7 थे। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया है आर्टिकल 300A में। तो इस प्रकार वर्तमान में केवल अब 6 मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर बताइए। यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, जैसे कि राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जो जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल 213 के तहत, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत पूछा जाता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 6 सप्ताह तक। आगे देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो ध्यान दीजिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो भगवान बुद्ध ने। याद रखिएगा जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर है। आगे देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताइए लाइव चैट में, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? जैन साहित्य को अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको क्या पार करना पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सही कर लीजिए। यहाँ पे मन्नार होगा। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत में से टोटल 9 राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा समुद्र तट से लगा हुआ है। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो इधर जानते हैं आप सभी अरब सागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी। तो साइड में जितने भी राज्य हैं ये सभी क्या है तटीय रेखा वाला राज्य है। और टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो 9 है। और इस 9 में से सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो ये हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, गुजरात। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गुजरात के बाद पूछे दूसरा कौन सा है? तो दूसरा भी ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। अगर ऑप्शन में गुजरात ना मिले तो आप लोग आंसर आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, भारत में गंगा और यमुना दोनों नदियों को खुला नाला कहा जाता है।
ऑप्शन में केवल यहाँ पर गंगा दिया हुआ है, याद रखिएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये गोदावरी नदी है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वनीकरण। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, वनीकरण कहा जाता है। मिलिंद पन्हो क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, मिलिंद पन्हो जो है ये 100 ईसा पूर्व का एक बौद्ध काव्य है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, बौद्ध काव्य पाठ है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर डी सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप सभी। तो देखिए ध्यान दीजिए, संविधान का एक आर्टिकल है 66 आर्टिकल क्या कहता है? तो इसके अनुसार उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन पर आधारित था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? तो याद रखिएगा मैगलन ने। इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, फर्डिनेंड मैगलन ने। और ये कौन था? एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। और वास्को डी गामा की बात करें तो ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो कि 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, भारत का जो मानक समय का ग्रीनविच है, ये स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? चलिए, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1951 में। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1951 में। आगे देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा में जो पीतल है वो रंगहीन हो जाता है। आगे देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है?
तो इसे भी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर कीजिए। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पादप होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पादप। आगे देखिए, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? खमीर। ब्रेड बनाने के लिए ये आवश्यक घटक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया होता है। आगे देखिए, अमरबेल यानी कस्कुटा क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीएसबीसी द्वारा पूछा जा चुका है, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। तो अमरबेल यानी कस्कुटा क्या है? तो याद रखिएगा, एक प्रकार का परजीवी है। ध्यान रखिएगा, क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। आगे देखिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है सभी प्रोटीन और इस प्रकार सभी जीवित जीवों का एक प्रमुख घटक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है सभी प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, आपको कमेंट करके ये भी बताना है आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है इसका लेवल कैसा है। अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये किया था किसने? मैक्सवेल ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैक्सवेल ने। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें से पहली परत का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल है। दूसरी परत का नाम क्या है? समताप मंडल है। तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो याद रखिएगा, ये है आयन मंडल, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऊँट। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऊँट। अन्य पशुओं की तुलना में ऊँट जो है ये रोजाना लगभग 8 गुना अधिक नमक का सेवन करता है। इसके बावजूद भी ऊँट में उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नसें। ये क्या करता है? ऑक्सीजन रहित रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक
गर्म रक्त वाला जानवर है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बंदर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बंदर। आगे देखिए, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्त कहाँ पर स्टोर होता है? तो ध्यान रखना है पित्ताशय में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पित्ताशय में। आप लोग कमेंट करके बताइए पित्त निकलता कहाँ से है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा हृदय मांसपेशी, ये संयोजी उत्तक नहीं है। मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने से होती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसकी आवृत्ति, किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा ये है गामा किरणें। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गामा किरणें। आगे देखिए, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो साथियों क्लोरीन गैस जो है अश्रु गैस का एक मुख्य घटक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसे क्लोरोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? आंसर बताइए। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये कथन किसका था? तो याद रखिएगा जेफरसन का। किसका था? थॉमस जेफरसन का। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। याद रखिएगा ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के दैमाबाद से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, धर्मपाल था। पाल शासक कौन था? धर्मपाल, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्लीमेंट एटली। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा ये है यूराल पर्वत श्रृंखला। ये यूरोप तथा एशिया को एक दूसरे से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? ध्यान दीजिए यहाँ पे विश्व में पूछा गया है, ना कि भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेन्नई में स्थित है, जिसका नाम है मरीना बीच। याद रखिएगा मरीना बीच, जो कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा क्या है? समुद्री तट है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए 10 MB में दिया हुआ है, 10,240 KB, जो कि बिल्कुल सही है। 1 GB में 10,240 MB दिया हुआ है, ये गलत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप लोग डेली यूज करते हैं, 1 GB में होता है
1024 MB। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही है। 1 TB में 1024 GB, 1 KB में 10,024 बाइट, ये सभी सही है। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है तस्लीमा नसरीन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तस्लीमा नसरीन ने। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? यहाँ पे आपको सार्क का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो कि होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। तो इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी स्थापना बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा किया गया था। तो अफगानिस्तान नहीं था संस्थापक में। अफगानिस्तान जो है ये बाद में 2007 में सार्क में जुड़ा था। किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा को लोकार्पण किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप सभी। तो इसका सही जवाब है G20 में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, G20 में, ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर कल से इजी क्वेश्चन कराया जाएगा।